हेलो गाइस। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, मेरे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन है झारखंड सहायक आचार्य का। ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स वाला क्वेश्चन मेरे को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको फिजिक्स के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। चूँकि ऑब्जेक्शन रेज भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। बट मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि सिलेबस कितना बड़ा था ना, 11-12 का काफ़ी बड़ा सिलेबस लगाया गया था। लेकिन जब क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बिल्कुल बेसिक, जो कि कह सकते हैं कि 9-10th से बच्चा पढ़ते आ रहा है, उस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी बनने वाले क्वेश्चन है ये। जैसे आप देखते हो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस वुड बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आप किसको किसको लेंगे। हाँ, यहाँ पे हिंदी भी दिया है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, बोलता है कार एक्सिलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू 60 किलोमीटर/आवर इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि रेस्ट से 60 किलोमीटर/आवर इसका स्पीड बढ़ गया है, तो डेफिनेटली ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन इसका नहीं है। ठीक है, फिर आप देखेंगे आगे के दूसरा ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग 10 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 15 मीटर इन सेकेंड सेकेंड एंड 20 मीटर इन थर्ड सेकेंड। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है कि हर आने वाले सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट वेरी कर रहा है, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, नंबर 3 आप देखोगे ट्रेन मूविंग एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर/आवर एलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, तो अब देखिए ये स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पे बोल दिया है कि जो आपका स्पीड है वो क्या है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 100 किलोमीटर/आवर, तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ पढ़ेंगे ना, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है कि सिर्फ आप पढ़ते जाओ और पढ़ करके आपको पता चल जाएगा। फिर आपका लास्ट में नन ऑफ दीज है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर इन्होंने उसी को दिया है, ऑप्शन नंबर 3 को ही। तो बिल्कुल ये सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोलता है एन इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर/आवर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करता है। ये सब आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और अपने आप को एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, वेलोसिटी कहाँ तक चला जाता है, 36 किलोमीटर/आवर तक, जस्ट इन 2 मिनट। ठीक है, तो बोलता है कि अगर इसका हम एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म सपोज करें तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है 36 किलोमीटर/आवर। तो जैसे आपको पता है कि पहले हमको इसको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर क्या है, मीटर पर सेकंड में ही दिया है इसका एक्सिलरेशन का। ठीक है, तो कैसे एक्सचेंज करते हैं, तो ये 36 करेंगे इंटू 1000 कर लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पहले से पता है। 00 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 36 और 36 कैंसिल हो गया। जस्ट ये क्या है, ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है, तो टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 सेकेंड। ओके, तो अब देखो फॉर्मूला आपको पता है ना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कह सकते हैं इसको। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। ठीक है, v आपको 120 दे रखा है, u आपका 0 है, प्लस a आपको फाइंड करना है, और t हमारा क्या है, 120। तो यहाँ से देखो मोहब्बत से a आपका निकल जाएगा। अच्छा, v हमारा 10 था ना, v क्या था हमारा यहाँ पे, इसको v को 10 कीजिए। ठीक है, यस, v आपका 10 है, तो ये आपका 10 हो गया। ठीक है, u आपका 0 था, और a आपका a और t आप 120, तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 10/120, सो 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देख रहे हो कितना इजीली बन रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 3 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आपके पास में क्वेश्चन होगा वहाँ से आप मिला लेना, और यही इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, बोलता है व्हेन एन एथलीट moves along a circular path with constant velocity magnitude। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो सर्कुलर पाथ पे एक्सीलरेशन क्या होता है, तो ये आपका होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v²/r, ठीक है, ये आप जानते हैं। और चूंकि आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, तो डेफिनेटली जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। और यहाँ पे r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल। देख रहे हो ना, बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एक एक सेकंड में बनने वाला, और यही इन्होंने आंसर दे रखा है, तो ये भी इनका सही है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, बोलता है व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि वर्क अगर डन हुआ है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो हम लोग जानते हैं वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स होगा और फोर्स के अलोंग में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, ठीक है। तो रेस्ट वाला तो होगा नहीं, गलत है ये, पोजीशन सिर्फ चेंज करने से नहीं होता, ठीक है, फोर्स भी होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही जवाब है और बहुत ही लॉलीपॉप है, ठीक है। ये तो मतलब देख रहे हो कितना जल्दी बन रहा है, और यही आंसर दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखो 5 नंबर क्या है, बोलता है एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होस्ट ए लोड ऑफ 20 kg वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट इज द वर्क डन बाय द वर्कर, ठीक है। कितना सिंपल है, 20 kg वेट को लिफ्ट किया गया है 2 मीटर तक, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हम लिफ्ट करते हैं तो जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो ड्यू टू उसके पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, यही वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि m क्या दिया हुआ है, तो 20 kg आपका वेट है, g आपको 10 लेना है, ठीक है, और आपने 2 मीटर हाइट लिफ्ट किया है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जा रहा है, ये 400 आ जा रहा है जी, ठीक है। यही 400 जूल जो है हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आप कह सकते हैं कि ये 9-10 से ही बच्चा पढ़ते आता है, और वही आंसर यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ से आइडिया भी मिल रहा है। अगर आप अभी टेट की बात करेंगे, झारखंड में टेट होने वाला है, तो सिलेबस देखो बहुत कुछ लगा रहता है, और कुछ जो है आपका झारखंड आचार्य वाला सिलेबस जैसा भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अगर इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में मजा आएगा, और बिल्कुल बेसिक है। तो होता क्या है कि हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं रहता। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब भी एग्जाम की तैयारी कीजिए ना, कॉन्सेप्ट से कीजिए, ठीक है। पीजीटी में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि जो कि सोल्व करने वाला नहीं था, बस पढ़ करके देने वाला था। तो कॉन्सेप्ट पर आजकल फोकस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, ठीक है, कौन यहाँ पे बड़ा है। ओके, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेगा है, गीगा है, किलो है और टेरा है, ठीक है। तो आपको पता है कि मेगा, गीगा, किलो, टेरा, इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, टेरा होता है, ठीक है। ये तो मतलब सिंपली एक यूनिट का है कि टेरा सबसे बड़ा होगा। ओके, चलो आगे फिर देख लेते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, when an object exerts a force on another object, the second object exerts a force back on the first। क्या देखिए कितना सिंपल स्टेटमेंट है। बोलता है जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी आप पे लगाता है, तो ये फोर्स क्या होता है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स का कहना है कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो फोर्स होगा वो इक्वल लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो होगा हमारा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो वही चीज दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए फिर क्या है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। मास से कौन सा प्रॉपर्टी मेजर होता है, स्पीड नो, वॉल्यूम भी नहीं होता, इनर्सिया। इनर्सिया क्या है, मास का प्रॉपर्टी है। आप पढ़े हो, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्सिया कि कोई भी बॉडी जो है अपने आप को एज इट इज रखना चाहता है अपने पोजीशन पे ड्यू टू इट्स इनर्सिया, ठीक है, वो उसका मास होता है उसकी वजह से। हाँ, तो मास की वजह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़िए, तो ये सब करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, जहाँ पे रॉन्ग होगा मैं आपको बता दूंगा, इन्होंने इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। आगे देखिए फिर क्या है, 9 नंबर है हमारा यहाँ पे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कितना लॉलीपॉप है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ऑलवेज अपोज करता है, ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 3 नंबर होगा, अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखो यहाँ पे ऑप्शन भी वही दे रखा है, आपका सही आंसर यही है, ठीक है।
आगे बढ़िए, बोलता है विच टर्म डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन इन ए साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव में जो कॉम्प्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है ना, उसको मेजर करने के लिए वेवलेंथ के टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेवलेंथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा और वही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखो फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ। अजीब तरह का देखिए क्वेश्चन जो होता है बस पढ़ करके आंसर देने वाला है, कुछ न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, बोलता है व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन रिगार्डिंग सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, वो क्या है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पूछा है सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, यानी आकाशीय पिंडों के संबंध में पूछा है ना, तो उसमें यह है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कलर ऑफ स्टार तो नहीं होगा। ठीक है, अकरेंस ऑफ मीटियोर सोवर्स ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, उल्कापात की घटना चाहिए। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये जो है ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ में आता है। ठीक है, कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, जो आपका चांद जो घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको यही ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो फिर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है व्हाट फिनोमिना एक्सप्लेन्स व्हाई ए शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर। ठीक है, जो भी नाव है ना वो आयरन और स्टील का बना रहता है। ठीक है, और क्या फिनोमिना है कि ये डूबता नहीं है, तो ये है आपका, ठीक है, ब्योंसी है, ब्योंसी यानी उत्प्लावकता। ठीक है, ब्योंसी की वजह से क्या आता है, ये डूबता नहीं है, इसी को हम लोग ब्योंसी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी वही दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखो फिर क्या है, 13 नंबर है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशन एंड मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशन और मास को कौन एक्यूरेटली डिफाइन करता है। पहला है ग्रेविटेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट विथ स्मॉल मासेस। जरूरी नहीं है, ठीक है, देखो अगर मास स्मॉल होगा तो ग्रेविटेशन भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो बल्कि नहीं भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हुआ तो। नंबर 2 है ग्रेविटेशन इज वीक अनलेस लार्ज मासेस आर इन्वॉल्व्ड। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मतलब बोलता है जब तक कि बड़ा मास ना हो ना तब तक ग्रेविटेशन क्या है आपका कमजोर हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बड़ा मास होगा तभी ग्रेविटेशन वहां पे अच्छे से डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर ग्रेविटेशन इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ मास, तो होता नहीं है। ओके, मास पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, और यही ऑप्शन आप देखोगे आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सो बिल्कुल सही है ये। ओके, तो देखिए सिर्फ जो है स्टेटमेंट बेस्ड है, आपको पढ़ना है और टिक करना है, और बिल्कुल आपका टाइम बचाया गया है एग्जाम में, तो काफी सिंपल पेपर इसको कहेंगे। बोलता है इन व्हाट सिनेरियो डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो फ्लोट करता है, जो वस्तु तैरती है, उसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो डेंसिटी जो है ना वो लेस देन होना चाहिए लिक्विड का, मतलब कि जो भी आपका पार्टिकल है, जो भी आपका मास है जो फ्लोट करने वाला है, तो उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, लेस देन दैट ऑफ लिक्विड होना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक सा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फ्लोटिंग का। तो वो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो वही चीज दे रखा आंसर में, व्हेन इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, तो सही आंसर है। ठीक है, ओके, आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे 15 नंबर है what relationship exists between the sound and the speed of sound और speed of light। तो speed of light और speed of sound में कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है। और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दूसरे मीडियम वगैरह पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनरिलेटेड, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, दोनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, और बिल्कुल वही यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे देखो क्या है, 16 नंबर है हाउ डज द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर से कैसा साइज बनेगा सो ऑब्जेक्ट। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, प्लेन मिरर से क्या बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक है, तो इसमें स्मॉलर या ग्रेटर नहीं होता साइज, बल्कि क्या होता है जो ऑब्जेक्ट है उसका सेम साइज का इमेज बनता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, ओके, कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑप्शन भी आपको आंसर भी सही दे रखा है, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो मिस्टेक होने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है इस तरह का, ठीक है, तो उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ ये हो गया, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये इधर का है, ठीक है, ये पोर्शन है आपका, फिर ये आपका ये पोर्शन, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पी फॉर पोल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है जी, पोल। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पोल, सो इट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कार्वेचर क्या होता है, तो पोल, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा मान लो हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसमें जो पोल है, पोल से लेकर के सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कार्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आप तो इसको 9th-10th में पढ़ के आए होंगे, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो यही सारा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखो क्या है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कंडक्टर में वो क्या होता है, तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। हम जानते हैं ना कि करंट क्या होता है, करंट होता है dq/dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज काफ़ी सिंपल ऑप्शन है, ठीक है, और करेक्ट है बिल्कुल, यही सब ऑप्शन आपको दिया है, रॉन्ग नहीं दिया है, यहाँ पे सब कुछ करेक्ट दिया है। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बताइए। अब आपको करंट दे दिया है, करंट कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है। टाइम आपको दिया है कितना है, 15 मिनट है। 15 मिनट को आप चाहो तो सेकंड में चेंज कर लो, तो 15 × 60, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है, 900 सेकंड। तो ये आपको दे दिया है, और बोलता है कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि I = क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली चार्ज जो होगा Q, वो क्या होगा, वो I × T हो जाएगा। I आपको दे रखा है 2 एम्पियर, ये आपका 900 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल 1800 आ जाएगा कूलॉम्ब, ओके। क्योंकि चार्ज है तो चार्ज आपका कूलॉम्ब में आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मोहब्बत से आपका बना होगा। 21 क्या बोलता है, व्हाट काउजेस इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन ए मेटालिक वायर, ठीक है। तो मेटालिक वायर में जो चार्ज फ्लो करता है उसका कारण क्या है, तो कारण पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अभी तो ग्रेविटी तो कोई नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह तो सब, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, हाउ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टिपिकली जनरेटेड। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल के अंदर, आपको पता है कि केमिकल एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। कैथोड एनोड वगैरह का पूरा सिचुएशन आपको पता है। यहाँ पे केमिकल एक्शन वाला करेक्ट आंसर होगा, मैग्नेटिक या ग्रेविटेशन तो होगा नहीं, फ्रिक्शन वगैरह तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं और भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बोला हुआ है कि आप भी कुछ क्वेश्चन को देखो, और जो आपको लगता है गलत है ना, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो मैथ्स का हो, ठीक है। हालांकि बहुत लॉलीपॉप है, आप खुद से भी इसको एक बार बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा, और आपने मैक्सिमम सही करके आया होगा, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सारे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बट ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए भी हिंट कर रहा है। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, अब उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा सिलेबस लगा हुआ है, लेकिन आप सिलेबस पे मत जाइए, ठीक है। टेट का एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, स्टेटमेंट बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ पे भी आने वाला है, तो स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए। मतलब जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, जिसे कॉन्सेप्ट का जो वीडियोज़ है, ठीक है, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, ओके। न्यूमेरिकल्स हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं आए, कॉन्सेप्ट आए, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस आपका अगर होगा तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्दी आप फिल्टर कर पाएंगे। और उम्मीद किया होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल का है, ठीक है। इतना तो फिजिक्स अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से जानते हैं तो आप कर ही लेंगे। तो चलो फिर कुछ और भी क्वेश्चन आगे देख करके मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप भी देखते रहिए, मेरे को चूँकि जाना पड़ता है, ठीक है, टाइम वगैरह का लिमिटेशन है, तो आप देखते रहिए। आपको कोई गलत लगता है तो आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा। तो आपको जो भी ऑप्शन रेस करने का मौका दिया हुआ है, आपको जो अपना ऑब्जेक्शन रेस करना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, डेली आपको कंटेंट मिलता रहता है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।